मातरम साथियों। मैं अभी मलिक साहब को सुन रहा था और मलिक साहब को सुनते सुनते यूपी वाले मलिक साहब, मैं पहले बता देता हूँ, ये यशपाल मलिक के जैसा ही नाम बोलने में लगता है, सतपाल मलिक। यशपाल मलिक, सतपाल मलिक, बागपत जिला, यूपी से संघ कार्यालय बैकग्राउंड, संघ कार्यालय बैकग्राउंड दोनों का यहाँ। बल्कि सतपाल मलिक जिसने तो जिस टाइम पे किसान आंदोलन चल रहा था तब एक बयान दिया था कि मैं खानदानी संघी हूँ, संघ परिवार से मेरा नाता है और संघ मेरा सब कुछ है। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। और वंश संघी इज ऑलवेज ए संघी। फिर आप याद करिए वो वाली वाकया जब हनुमान बेनीवाल को बहुत समर्थन मिल रहा था, हमारे किसानों को बहुत सारा पैसा दिया जा रहा था, सॉरी किसानों द्वारा बहुत सारा पैसा दिया जा रहा था हनुमान बेनीवाल के लिए। रैलियों के अंदर बहुत सारी भीड़ जुटाई जा रही थी और पता लगता है कि वो सारी भीड़ के अंदर भी संघ के लोगों का बड़ा योगदान था। और हनुमान बेनीवाल को जाटों का नेता बना करके पेश कर दिया गया पूरे राजस्थान के सामने। और नागौर का जो इलाका है वहाँ पर उसको इतना बड़ा सपना दिखा करके उसकी एक पार्टी बनवा दी गई और फिर उसका आप हश्र देखते हैं। उस वक्त जानते हो आप भाजपा से किसने इस्तीफ़ा दिया था चुनाव से 6 महीने पहले? याद है आपको? घनश्याम तिवारी। घनश्याम तिवारी जो कि मिनिस्टर भी रहे हैं और मतलब कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और एमएलए उस वक्त में वो बीजेपी से थे मतलब, और उन्होंने बीजेपी से इस्तीफ़ा दिया। बीजेपी से इस्तीफ़ा दे करके वो हनुमान बेनीवाल को मजबूत किया। हनुमान बेनीवाल की रैलियों में भीड़ जुटाई गई, उसको अल्टरनेट की तरह दिखाया गया और फिर 4 सीटें हनुमान बेनीवाल को दी गई। भाजपा को समर्थन दिया हनुमान बेनीवाल ने और भाजपा के समर्थन में जाके खड़ा हुआ और उसके बाद फिर वो एक पार्लियामेंट उसको दे दी गई। उसके बाद फिर अगली कहानी समझिए आप। अगली कहानी आती है हरियाणा की। हरियाणा में हमारे को किसने इस्तीफ़ा दिया था चुनाव से पहले, याद है कुछ? हरियाणा में चुनाव से पहले इस्तीफ़ा दिया राम कुमार गौतम ने बीजेपी से। अब वो बीजेपी से इस्तीफ़ा देता है, फिर वो चौटाला ख़ानदान को तोड़ने के लिए चलता है और चौटाला ख़ानदान के एक मतलब नेता को, घाघ नेता को, जिसके अंदर लालच, जिसके अंदर मतलब ये समझो कि दुनिया को लूटने की पूरी मतलब जिज्ञासा अंदर भरी पड़ी है, महत्वाकांक्षा भरी पड़ी है, और उस आदमी को वो चुनता है और उसकी रैलियां कराई जाती हैं, उसको फिर से बहुत सारा पैसा दिया जाता है और उसको मुख्यमंत्री बनने का फिर से सपना दिखाया जाता है। फिर आईएनएलडी को तोड़ करके जेजेपी का गठन करवाया जाता है और उसके बाद राम कुमार गौतम निकल के आता है कि ये इनका तारनहार है। आप समझिए इस पूरे खेल को। जिस वक्त हनुमान बेनीवाल ने एक पुरानी पार्टी को बोतल का उसका चुनाव चिन्ह लिया था और वो अनाउंस किया था, उस वक्त मैं वहीं था और घनश्याम तिवारी ने स्टेज से ये बात बोली थी कि मैं परमानेंट संघी हूँ। उस दिन मैं समझ गया था कि ये बीजेपी में जाएगा। जब मैंने राम कुमार गौतम को देखा कि ये इस्तीफ़ा दिया है तो मैं समझ गया था कि अब हरियाणा में भी ये किसी न किसी ऐसे बंदे को पकड़ेगा। वहाँ भी जाट नेता बनाया गया, यहाँ भी जाट नेता बनाया गया। क्यों बनाया गया आप समझते हैं? चौधरी अजीत सिंह के बेटे को पश्चिमी यूपी के अंदर मजबूत किया गया और यहाँ इसको किया गया। अब आप समझिए कि जिस 6.5 फुटिया को हरियाणा में किया उसी तरीके से उनको भी जाट नेता बनाया गया। अब मैं इस मलिक साहब की बात सुन रहा था। मलिक साहब की बातों में और पहले भी आपने एक चीज़ देखी होगी कि जाटों का बहुत जिक्र आता है। देखिए, जाटों का इतिहास बहुत बड़ा है और बहुत गौरवशाली इतिहास है, इससे कोई दो राय नहीं रख सकता। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे आदमी का किसी जात के लिए इस तरह से बोलना और अपने आप को उनका तारनहार साबित करना, मैं ये पहले बोल चुका हूँ आपको कि आपका तारनहार जो बनने की कोशिश करेगा, अगर वो एक कौम का ठेकेदार बनने के लिए आएगा तो ये समझ लेना वो आपको बर्बाद करने के लिए आ रहा है। तो अगले 6-7 महीने में यशपाल मलिक की भी जो टर्म है वो पूरी हो रही है। आज के टाइम पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलने की या बीजेपी की किसी नीति के खिलाफ बोलने की किसी नेता में हिम्मत नहीं है। चाहे वो ओवैसी हो और चाहे सतपाल मलिक हो, ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। दोनों को सारी शय सब कुछ बीजेपी से ही मिलता है।
और वंश संगी इज ऑलवेज ए संगी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। एक बार जो आदमी संघ में चला गया, अगर वो अपनी मर्जी से छोड़कर नहीं आया हो और उसके छोड़े हुए 5-7 साल हो ना गए हों, तब तक उसके ऊपर कितना भरोसा करना है ये आप समझिएगा। मैं तो नहीं करूँगा एटलीस्ट। तो आप ये जानिए कि सतपाल मलिक अभी भी संघी है। ये किसान आंदोलन के दौरान भी संघी था। जब भी इसने जाटों के लिए और सिखों के लिए लाइन बोली है, मैं समझ गया हूँ कि ये आदमी इन लोगों को मरवाएगा, ये इनको इकट्ठा करेगा जात के नाम पर। ये इकट्ठा करेगा इस तरह से कि मैं तुम्हारा तारनहार हूँ, और आप कितना बड़ा तारनहार है इसके बारे में बताएगा, ये बताएगा समय। तो एक तो मैं ये बता दूं, क्योंकि इसने अपनी बातों में ये यूज़ किया है। जब चौधरी चरण सिंह के वाक्य जब इसने अपनी भाषण में बोले, तो इसने एक लाइन बोली है कि जटैड़ ने मिलकर वोट किया और चौधरी चरण सिंह को लाल किले पर पहुंचाया। मतलब जो प्रधानमंत्री बने थे उस चीज़ का, उस वाक्य को वो जिक्र कर रहा है कि जटैड़ मतलब जाटों ने मिलकर के वोट किया। फिर पश्चिमी यूपी की भी यही कहानी उसने अपनी जिक्र करी। हाँ, खापों के लिए बहुत अच्छा बोला कि खाप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं और इनकी अपनी एक संवैधानिक ताकत है, इनकी स्वतंत्र एक ताकत है, वो बहुत बढ़िया बोला। लेकिन एक लाइन बोली कि हरियाणा वालों, जो तुम बच्चियों को पैदा नहीं होने देना चाहते, हरियाणा को इस तरह से बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जब आप जाटों के मंच पर बैठकर उनको गुणगान गा रहे हो और उन्हीं को कह रहे हो कि तुम बच्चियों के खिलाफ हो। हमारा जो औसत है वो पूरे भारत से कहीं बेटर है, कहीं बेटर है, और हमारी प्रदर्शन हमारी लड़कियों का, लड़कों का, दोनों का बहुत बढ़िया है, हर खेल में, हर फील्ड में। फिर एक चीज़ है कि जो हाँ, दिखावे पर थोड़ा बोला है, वो अच्छी बात बोली है, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर बोलना है। कि एक लाइन बोली है इन्होंने, अपना राज बनाओ। अपना राज बनाओ का मतलब समझते हैं कि वोट इकट्ठे होकर करना है। वोट तो इकट्ठे होकर करना है, लेकिन मुद्दे पर करना है, ना कि हम जाट हैं इसलिए करना है। किसी को भी ये सोच करके वोट मत करिएगा कि वो आपकी जात का है या आपके धर्म का है। अगर ये लाइन कोई बोलता है तो वो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी मुद्दों के लिए तो जागरूक कीजिए आप। आपने मुद्दे तो उठाए ही नहीं, आपने तो कहानियाँ बता दी कि 370 का जिक्र कर दिया कि मैं वहाँ मतलब कितनी बार बोला कुतिया भी मरती है, कुत्ता भी मरता है, मतलब ये चलता है। मतलब इस तरह की भाषा है, ये गवर्नर की भाषा है। और वो ये कहते हैं साहब कि भाई आप कि मुझे बड़े लालच थे कि राष्ट्रपति बन जाओगे, उपराष्ट्रपति बन जाओगे। अरे भैया जी, आप इनके काम आओगे तो राष्ट्रपति बनोगे, आप इनके एजेंडा को चलाओगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर इनके खिलाफ वहाँ बोल चुके हो, फिर कहाँ, अगर उसके हिसाब से क्राइटेरिया ये कहता है कि ये तो सुनते भी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप बीजेपी का ही एजेंडा चला रहे हो, संघ का एजेंडा चला रहे हो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एजेंडा चला रहे हो, और प्रदेश को फिर से जाटवाद और इस मतलब धर्म, इस जाति के इस जहर में झोंकना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं, उस वक्त मैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन होऊंगा अगर आप जाति के नाम पर आते हो। तो आपको मैं ये बता दूं कि हमारा समाज एक है, सारी जातियां बराबर हैं, और हमारे लिए उन सब के लिए सम्मान बराबर है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, इन लोगों की, ऐसे लोगों की दिक्कत मत कर, मतलब सीरियसली मत लीजिएगा। कि बिचौलिया बनाने के लिए भी तो कोशिश की थी इन्होंने, कितनी तारीफ़ करी थी किसान आंदोलन में ना, जाटों की, सिखों की, कि इकट्ठे हो गए हैं, वो हो गए हैं, लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। अगर नेताओं का प्रेशर होता तो ये बेच देता, यकीनन बेच देता। और कोई कहता है कि चौधरी अजित सिंह ने फ़ोन किया था पुलिस उसको, योगी को। कोई कहता है, ये सतपाल मलिक बोलता है मैंने गृह मंत्री को फ़ोन किया था। अरे भाई साहब, गृह मंत्री जो है, मतलब भाई साहब तो नहीं है, ताऊ जी हैं तुम्हारे, तो ताऊ यूँ तो बता दे, गृह मंत्री के हाथ में थी कि यूपी की पुलिस, योगी के हाथ में थी, तो योगी तो रखना चाहिए था ना फ़ोन। लेकिन बोलता है कि नहीं भाई। फिर 370 का जिक्र किया, 370 का जिक्र किया, अच्छा किया, माड़ा किया, ये जाकर के कश्मीर वालों से पूछिए आप। आपने उसको यूटी बना दिया, आपने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो आपको बता दें कि वहाँ जितने धंधे फल फूल रहे हैं वो केवल अंबानी अडानी के फूल रहे हैं। अगर डल लेक के अंदर 1200 अगर हाउस बोट होती थी ना, तो आज के टाइम पे वहाँ 600 भी नहीं रह गई है। सारे काम धंधे ख़त्म हो चुके हैं। भाषण सुनिए आप अमित शाह का, रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे। कहाँ हैं वो रोज़गार के अवसर? पहले वाले थे वही नहीं छोड़े।
मतलब तुम सोचते हो कि हम सोचते हैं कि ये मतलब अपने देश के लोगों के लिए या कश्मीर के लिए किया था। नहीं भाई, ये कश्मीर के लिए नहीं किया था। ये सारा खेल खेला था केवल और केवल इस जो कश्मीर का मुद्दा है इसको अमेरिका के इशारे पे किया होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा रहा होगा, क्योंकि वो मतलब उसका जो डाउट था कि वो कौन से देश में आएगा, तो उसके ऊपर कैसे लागू होगा संविधान, नई ट्रीटी जो ये मेडिकल वाली ट्रीटी है कैसे लागू होगी। आपको क्या लगता है कि ये देश की तरक्की के लिए किया गया था? अरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया था कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वहाँ कोई आज़ाद नहीं रहना चाहिए। और ये खेल आपको बाद में समझ आएगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत आपके लिए बड़े रास्ते बन रहे हैं, मैं वीडियोस बनाऊंगा उसके ऊपर। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और बाकी एक लाइन और बोली थी कि मैंने कश्मीर में लोगों को डरा रखा था। डरा करके राज करना ये तो बुज़दिलों का काम होता है साहब। आप प्रेम से जीतिए ना उनको, आप अपनी नीतियों से जीतिए। आप अपनी गलतियों को स्वीकार क्यों नहीं करते हो? डराना क्यों होता है? डराना होता है केवल काबू करने के लिए, और आपके अंदर ये डर फैलाया जा रहा है लगातार, कभी किसी चीज़ के नाम पर, कभी कोई मैंडेट निकाल के, कभी कोई मैंडेट निकाल के। ये पर्पज़ ही ये है। तो इस सतपाल मलिक के चक्करों में नहीं पड़ना है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इसका कार्यक्रम करवाने वाले कौन कौन लोग हैं, उसका संघ के साथ क्या रिश्ता है, बीजेपी या जेजेपी के साथ क्या रिश्ता है, बैकग्राउंड में उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, इतना पता करिए बस। और समझ जाएंगे आप कि ये खेल किसने रचा है। आपको ज़रूरत ही नहीं है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बताएंगे कि ये चीज़ें गलत हो रही, जो गलत हो रही है उसका विरोध करना है और पुरजोर विरोध करना है। बाकी अभी ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर अटैक और बैंकों का डूबना, एटीएम का ख़त्म होना, पैसे का ख़त्म होना, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल करेंसी, सबके ऊपर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सब होने वाला है। फिर चिप भी आएगी। अभी तो ये युद्ध हो रहा है यूक्रेन वाला, और भी युद्ध होंगे, दूसरे देशों के भी हो सकते हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर का भी ड्रामा ही है। ये सब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और ग्रेट रीसेट के लिए है, जिसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।